नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में जून सीरीज का धमाकेदार आगाज हुआ। RIL और सन फार्मा की अगुवाई में निफ्टी 178 अंक से ज्यादा चढ़कर 18,500 के पास बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 45 स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी में करीब 1% की तेजी के साथ 2023 में एक नया हाई बनाया। निफ्टी बैंक 336 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 44,000 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 629 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखी। निफ्टी मिड कैप ने भी 0.7% की तेजी के साथ नया रिकॉर्ड कायम किया, जबकि स्मॉल कैप लगातार छठे दिन तेजी पर बंद हुए। दिन भर बाजार में क्या रही हलचल और अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से ट्रिगर हो सकते हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, बाजार के लिए हफ्ता काफ़ी शानदार रहा और 2023 के बाद निफ्टी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इस पूरे हफ्ते देखेंगे तो 1.6% की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली है। अब इसमें निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो 50 में से करीब 43 शेयर्स ऐसे थे जो कि जहां पर कि पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब इसमें लीड किया है अदानी एंटरप्राइजेज और डीवीज लैब ने। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा कि इस बार अपने उच्चतम स्तर पर क्लोज हुए इस हफ्ते, और डिक्सन टेक, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ने इस तेजी को लीड किया। इसमें स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लगातार 9वें दिन हमने तेजी देखी और यहां पर भी मेडप्लस हेल्थ, सुज़लॉन जैसे जो शेयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चढ़े, स्मॉल कैप स्पेस के टॉप गेनर रहे हैं। अब कुछ परफॉर्मेंस की बात करें, ब्रॉडर इंडाइसेस में देखें तो निफ्टी इस हफ्ते 1.6% की तेजी वहां पर देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स में 2.8% की और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.3% की तेजी देखने को मिली है। सेक्टरल इंडेक्स में अगर देखेंगे तो सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा मेटल का। मेटल में हमने देखा कि करीब 5.7% की तेज़ी थी। फार्मा 4% चला इस पूरे हफ्ते। IT इंडेक्स की बात करेंगे तो 3.8% की तेज़ी देखने को मिली। FMCG भी चला इस हफ्ते काफ़ी और 3% की तेज़ी वहाँ पर थी। रियल्टी, एनर्जी, ऑटो, यहाँ पर भी करीब 2 से 3% की तेज़ी देखने को मिली। और निफ्टी सरकारी कंपनियों में इंडाइसेस अगर देखेंगे तो वहाँ पर करीब 1.1% की तेज़ी देखने को। इसमें सबसे बड़ा लगाट था निफ्टी बैंक, जो कि पॉजिटिव क्लोजिंग रही, लेकिन सपाट क्लोजिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। बात करते हैं इस हफ्ते के टॉप गेनर्स के, तो निफ्टी में सबसे बड़ा गेनर था अदानी एंटरप्राइजेज, जो कि इस पूरे हफ्ते करीब 30% चला। उसके बाद डीवीज लैब 13% की तेज़ी देखने को मिली। अदानी पोर्ट 5% की, ITC 5% और HCL टेक में 4% की तेज़ी इस पूरे हफ्ते रही है। इस हफ्ते के जो बड़े लगाट्स थे निफ्टी के, उसमें HDFC था जिसमें कि करीब 2% की गिरावट थी। HDFC बैंक, ग्रासिम, टाटा मोटर्स और ONGC जैसे स्टॉक्स इस हफ्ते नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर, तो यहाँ पर भी शानदार मोमेंटम रहा इस पूरे वीक। डिक्सन टेक था बड़ा गेनर 20% की तेज़ी के साथ। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 14% की तेज़ी देखने को मिली और उसके बाद CG पावर, अदानी पावर और बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स भी 9 से 12% चले हैं। वहीं मिड कैप इंडेक्स में अगर लूजर्स की बात करें तो ग्लैंड फार्मा में वीकनेस थी करीब 13% की। अशोक लेलैंड, IRFC, ट्राइडेंट और PB फिनटेक यहाँ पर वीकनेस देखने को मिली। तो शानदार हफ्ता रहा ये निफ्टी के लिए और हमने देखा कि 2023 के बाद अपने ऊपरी स्तर पर निफ्टी पहुँच गया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पूजा इस अहम जानकारी के लिए और बाजार की तमाम अपडेट्स के लिए। इधर ओपन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर IIFL फाइनेंस MSME के लिए पहला नियो बैंक लॉन्च कर सकते हैं और इस पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद है हमारे सहयोगी अजय शर्मा। अजय, बताएं क्या जानकारी अंदर खाने से मिल रही है? IIFL फाइनेंस जो है वो फोकस पे रहा है पिछले कुछ महीनों में अपनी बड़ी पार्टनरशिप डील्स और इस तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए। आपको याद होगा हाल ही में उन्होंने एक सॉवरेन वेल्थ फंड के साथ ट्रांजैक्शन किया था, जहां उन्होंने अपना हाउसिंग लोन बिजनेस में स्टेक दिया था। ऐसा ही दूसरा एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजैक्शन कल नेक्स्ट वीक आ सकता है IIFL फाइनेंस और ओपन टेक्नोलॉजीज़। ओपन टेक्नोलॉजीज़ एक यूनिकॉर्न है, $1 बिलियन से ज़्यादा इनकी वैल्यू है और देश में ये बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स टेमासेक और जो सॉवरेन वेल्थ फंड है आपका सिंगापुर का और टाइगर ग्लोबल बैक्ड यूनिकॉर्न है, उनके साथ मिलके भारत का पहला MSME के लिए नियो बैंक लॉन्च कर रहे हैं अगले हफ्ते। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं। नियो बैंक होता क्या है? नियो बैंक एक
एक ऐसी एंटिटी होती है जो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा एमएसएमई में क्रेडिट डिसबर्समेंट के लिए फुर्ती से क्रेडिट मिल जाए। किसी छोटे कारोबारी को तुरंत क्रेडिट चाहिए, जल्दी चाहिए, वो एक हफ्ते के बाद रीपेमेंट कर सकता है। उसका हिसाब कैसे किया जाए, उसके पुराने खर्चा करने के पैटर्न्स, कैश फ्लो के पैटर्न, इस सब का एनालिसिस नियो बैंक्स बहुत फुर्ती से करते हैं। और इसलिए नियो बैंक्स एक ऐसा व्हीकल है जो एमएसएमई तक क्रेडिट पहुंचा सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि करीब $500 बिलियन के ऊपर की अपॉर्चुनिटी साइज़ है। एमएसएमई को लोन मिलता नहीं है, हिस्टोरिकली बहुत मुश्किल होती रही है, क्योंकि इनके पास कागज़ नहीं होते हैं, बहुत उनके पास डेटा नहीं होता है। लेकिन खर्चे और एक्सपेंडिचर का डेटा को एनालाइज करके नियो बैंक इनको लोन देता है छोटी अवधि के लिए। और केवल 14% एमएसएमईज़ को एक्सेस है क्रेडिट का, बाकियों को मिलता ही नहीं है। उसको लोन शार्क से और गांव के बहुत बड़े बड़े लोगों से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी साइज़ बड़ा है और ये दोनों मिलके एमएसएमई में बड़ा कारोबार करेंगे। अगले हफ्ते इसका अनाउंसमेंट आएगा। ये आईएफएल फाइनेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उन्होंने अभी निर्मल जैन हमारे चैनल पर आए थे कुछ टाइम पहले ही, और उन्होंने गाइड किया था 1 लाख करोड़ की लोन बुक करेंगे। करीब 50-60 हज़ार करोड़ की अभी लोन बुक है। तो ये जो टारगेट इन्होंने सेट किया है, गाइडेंस दी है, ये बहुत फुर्ती से इस ट्रांजैक्शन के ये जो नियो बैंक के लॉन्च के साथ अपनी इसको पूरा ही नहीं करेंगे और शायद बीट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत मीनिंगफुल हो सकता है आईएफएल फाइनेंस के लिए। हमने आईएफएल फाइनेंस से बात करने की कोशिश की इस खबर के बारे में, तो उन्होंने हमारी क्वेरीज पे कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अगले हफ्ते तक ये नियो बैंक लॉन्च होने वाला है आईएफएल फाइनेंस के साथ। शुक्रिया करेंगे अजय आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। M&M के चौथी तिमाही के नतीजे जारी हो चुके हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सृष्टि शर्मा इसका ब्यौरा देने के लिए। सृष्टि, बताएं नतीजे आखिर कहते क्या हैं? मिले जुले नतीजे कहेंगे M&M के, जहां पे मार्जिन से थोड़ी निराशा हाथ लगी है, पर कंपनी का मुनाफा देखें तो वो उम्मीद से बेहतर रहा है। 13% के मार्जिन की हमारी उम्मीद थी, 12.4% कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो वहां पे 511 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम है, जिसको अगर हम एडजस्ट करें, जो कि 511 करोड़ का जो एक्सेप्शनल है वो कि इम्पेयरमेंट प्रोविजंस के लिए कंपनी ने लिया है, कुछ उनके लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, उसको एडजस्ट करके 1975 करोड़ पे कंपनी का मुनाफा आ रहा है, जो कि हमारी उम्मीद 1700 करोड़ के आसपास थी, उससे ज़्यादा है। वहीं कंपनी के आय और EBITDA की बात करें तो वो उम्मीद के मुताबिक ही आया है। अब कंपनी के कुछ इंटरनल्स वहाँ पे देखें तो कंपनी के ऑटो EBIT मार्जिन्स बेहतर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी, प्राइस हाइक्स भी कंपनी ने लिए थे और 7% से भी ऊपर कंपनी के ऑटो EBIT मार्जिन्स गए हैं। इसके अलावा SUV रेवेन्यू मार्केट शेयर हल्का सा कम तिमाही दर तिमाही ज़रूर होता हुआ नजर है। फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट में कंपनी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, क्योंकि मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, बशर्ते इसके कि वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिली थी। पर इसके अलावा थोड़े से मार्केट शेयर में भी कमी आई है। पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ऑटो बिजनेस के लिए खास तौर से नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगले 12 महीने में कई सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं जिस पर नज़र रहेगी। पर इस बार के लिए मिले जुले नतीजे M&M की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि इस अहम जानकारी के लिए। और अब बात सन फार्मा के नतीजों की। तो Q4 नतीजों में जो कंसो आय है वो 9,446 करोड़ से बढ़कर 10,930 करोड़ हो गई है, और जो आय है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। बात करें एबिटा की तो वो 2,179 करोड़ से बढ़कर 2,801 करोड़ पहुंचा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा मार्जिन 23.1% से बढ़कर 25.6% पर हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है। चलिए, और ये थी जानकारी नतीजों की इसके। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन दिख रहा है, विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। विश्वमोहन, बताएं आखिर कमोडिटी मार्केट में कहां एक्शन है? देखिए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो एक अच्छे हेल्दी करेक्शन के बाद गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज बाइंग हो रही है। $71,000 रुपए के करीब चांदी MCX पर पहुंच चुकी है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी यहाँ पे खरीदारी है, 59,500 रुपये के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी तेज़ी का रुख है। हाल में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में रिकवरी आई थी, बॉन्ड यील्ड में रिकवरी आई थी, उससे यहाँ पर नुकसान हो रहा था। साथ ही अब लग रहा है कि जो गतिरोध है डेट सीलिंग बढ़ाने को लेकर वो भी खत्म हो सकता है, उस पर पॉजिटिव चर्चा चल रही है। तो वो जो सेफ हेवन एक अपील थी वो कम हुआ है गोल्ड सिल्वर को लेकर, उसका यहाँ पर नुकसान हो रहा था। लेकिन आज के सत्र में रिकवरी दिख रही है। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड
क्रूड की तरफ से मिक्स फैक्टर दिख रहे हैं। एक तरफ से रूस के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उनकी तरफ से बयान ये आया है कि अगली बैठक में उत्पादन कटौती पर फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से कटौती के संकेत दिए गए थे। तो मिक्स की खबर है। अब देखते हैं 3 जून को किस तरह की बैठक होती है। उससे पहले दायरे में क्रूड है, $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव घूम रहा है। लेकिन बेस मेटल्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस साल के अगर हाई से अगर देखें तो 15 से 20% तक की गिरावट होने के बाद आज के सत्र में, कई दिनों की बिकवाली के बाद आज के सत्र में अच्छी रिकवरी दिख रही है। खास करके जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम, इन तीनों काउंटर में शानदार रिकवरी है और लग रहा है कि लोअर लेवल पर बाइंग भी आ रही है और हो सकता है कि चीन की रिकवरी का धीरे धीरे यहाँ पर फायदा मिले और जो उम्मीद की जा रही थी कि चीन से डिमांड ज़्यादा कम होंगे, वो संभावना अब कम दिख रही है। उसका फायदा मेटल्स को दिख रहा है। जी, शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। सरकार एलएनजी कीमतों में स्थिरता लाने की पॉलिसी पर काम कर रही है। पूरी एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद है प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं अंदर खाने से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलएनजी का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के तौर पर हो, इसके लिए काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति तैयार की है। 2 तरह की तैयारियां की गई है। जो पहली प्लानिंग है उसके हिसाब से इस प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, खासकर ट्रक्स एंड बसेस, उनको एलएनजी की सप्लाई में प्राइस स्टेबिलिटी दी जाए। इनिशियल प्लान के हिसाब से शुरुआती 2 से 3 साल तक प्राइस स्टेबिलिटी जो है दी जा सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त पेट्रोलियम मंत्रालय इस प्रस्ताव पर ऑटो कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है और जल्द ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना ये है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में एलएनजी की प्राइसेस कम दरों पर हो, उसकी ज़्यादा खरीदारी की जाए और उसको स्टोर कर लिया जाए। मान लीजिए एलएनजी की कीमतें इस वक्त $9 से $10 है या उससे कम पर है, तो इस वक्त एलएनजी की खरीद की जाए, उसको स्टोर कर लिया जाए और शुरुआती 2 से 3 साल तक फिक्स्ड प्राइस पर हैवी व्हीकल्स को एलएनजी की सप्लाई की जाए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैवी व्हीकल्स हैं वो एलएनजी पर शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगे और दूसरा, ऑटो कंपनियां भी प्राइस स्टेबिलिटी को देखते हुए जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो एलएनजी ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग हो, इस बात पर ध्यान देंगी और उसको ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की जा रही है। साथ ही साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का ये अनुमान है कि शुरुआत में इस योजना को लागू करने के लिए करीब 40 MMSCM गैस की ज़रूरत होगी और इससे ओवरऑल जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 30% की कमी जो है डीजल के मुकाबले वो देखने को मिल सकती है। तो ये एक बड़ी रणनीति जो है पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार की है। और एक दूसरी योजना जो तैयार की जा रही है वो एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, जिसमें गेल को ये कहा गया है कि वो वाटरवेज के ज़रिए एलएनजी का ट्रांसपोर्टेशन करे ताकि दूर दराज के इलाकों में सस्ती दरों पर एलएनजी पहुंचाई जा सके। ये जो पूरी योजना है वो 6 महीने में तैयार करने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। शुक्रिया करेंगे प्रकाश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और इन सब के बीच आईपीएल का रोमांच 7वें आसमान पर है। खिताब की जंग अब करीब आ चुकी है। ऐसे में खेल और खिलाड़ी से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प पहलू लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला एक बहुत ही शानदार रिसर्च आपके सामने लेकर आई हैं। विन्नी, बताएं आखिर क्या कहती हैं आपकी फाइंडिंग्स? तो बिल्कुल इस आईपीएल के माहौल में आईपीएल और स्टॉक मार्केट्स की एक अच्छी सी छोटी सी कंपैरिजन करें तो पहले तो स्टार्ट करते हैं टर्न अराउंड प्लेयर। इस आईपीएल में जो टर्न अराउंड प्लेयर बन चुके हैं वो है पीयूष चावला। और क्योंकि क्या हुआ है, उन्होंने ये टाइम 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है विद 21 विकेट्स सो फार। उसके अलावा ऑब्वियसली बात करें तो स्टॉक मार्केट से अगर कंपेयर करना है तो ये कौन सा स्टॉक पीयूष चावला को एक्चुअली कंपेयर करेगा और उनसे मिरर करेगा, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स ने टर्न अराउंड दिखा है दिसंबर 2022 क्वार्टर से। जेएलआर की नेट डेट भी कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुके हैं। Q4 में ईवी लॉन्चेस भी बढ़ चुके हैं और स्टॉक ऊपर आया हुआ है 35% फ्रॉम इट्स दिसंबर 2022 लोज। और सिमिलर क्यों है पीयूष चावला से, क्योंकि पीयूष चावला वाज एन अनसोल्ड प्लेयर इन 2022 आईपीएल ऑक्शन। तो दोनों टर्न अराउंड प्लेयर्स है, आईपीएल में पीयूष चावला और अपने स्टॉक मार्केट में टाटा मोटर्स। दूसरे फॉर्म की बात करते हैं तो ये है इमर्जिंग प्लेयर्स ऑफ द ईयर, यंग प्लेयर।
और ये इमर्जिंग यंग प्लेयर है यशस्वी जायसवाल ये टाइम आईपीएल की टीम में। पर यशस्वी जायसवाल ने लिए है 5 हाईएस्ट स्कोरर है विथ 625 रन अभी तक, और ऑब्वियसली प्ले करते हैं मुंबई के लिए इन द डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल। तो यशस्वी जायसवाल की बात करें और उससे मिरर जो करता है स्टॉक, वो है कौन सा होता है, केन्स टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली रिसेंटली लिस्टेड टर्म्स ऑफ आईपीओज है, रिसेंट टाइम्स में हुआ था, और स्टॉक बढ़ चुका है 2.2 टाइम्स अपने आईपीओ प्राइस से सिंस नवंबर 2022। तो यस, श्योरली ये बन जाता है एक इमर्जिंग यंग प्लेयर, नया आईपीओ जो आया हुआ है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, 2.2 टाइम्स ग्रोथ सिंस आईपीओ। आगे जाते हुए भी ये जो बात करें मैन्युफैक्चरिंग थीम की, तो वहाँ पे भी काफ़ी बुलिशनेस आ रही है। तो यंग प्लेयर तो श्योरली है, पर आगे जाते हुए भी अच्छी ट्रैजेक्टरी है। तीसरा पॉइंट की बात करें तो वो है कंसिस्टेंट परफॉर्मर, मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर। जो नाम आता है आईपीएल के लिए नाम टीम से, तो वो है सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। और चेन्नई सुपर किंग्स 14 सीजन्स जो है आईपीएल में, उसमें 10 सीजन्स में उन्होंने फाइनल्स में एंट्री की थी। वैसा ही एक स्टॉक जो मिरर कर रहा है वो है आईटीसी। आईटीसी अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 3 ईयर कैगर भी देखे तो 33% है। वैल्यू अनलॉकिंग एक्सपेक्टेड है आईटीसी में आगे जाते हुए उनके बिजनेसेस में। तो FY24 में श्योरली एक फैक्टर है जो वॉच आउट करेंगे, बट ये टाइम श्योरली आईटीसी बन जाएगा मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर ये साल के लिए। पर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके जो रिटर्न हमको मिलता है सेंसेक्स में, वो है अराउंड 3 टाइम्स रिटर्न मिलता होगा। बट अगर हमने इन्वेस्ट किया होता 1 लाख रुपया आईपीएल के स्टार्टिंग टाइम से, तो अभी तक वहाँ पे उतने सीजन्स में, उतने टाइम में कितना पैसा बन चुका होता अगर हमने आईपीएल टीम में इन्वेस्ट किया होता। तो ये अगर ये स्क्रीन पे देखें तो मुंबई इंडियंस में होता तो 22 टाइम्स गेन्स हो चुके होते थे, चेन्नई सुपर किंग्स में भी 24 टाइम्स। तो ओवरऑल जो टीम्स में अगर इन्वेस्ट किया होता आईपीएल टीम्स में, तो ओवरऑल हमको ऑलमोस्ट 20 टाइम्स से ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा टाइम्स प्रॉफिट मिल चुका होता और गेन मिल चुका होता। वाइल सेंसेक्स में देखे या उनके स्टॉक मार्केट में देखे, एचयूएल में देखे तो 13 टाइम्स मिला होता था, सेंसेक्स में देखे तो 3 टाइम्स मिला होता, और विप्रो में भी देखे तो अराउंड 3 टाइम्स, इन्फोसिस में 6 टाइम्स। तो यस, काफ़ी कम है जो रिटर्न्स अगर हम स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं वर्सेस आईपीएल टीम में होता था 1 लाख रुपया इन्वेस्ट, तो 22 टाइम्स हो चुका था, मोर देन 20 टाइम्स हो चुका होता था अभी तक। तो यस, ये इंटरेस्टिंग थोड़ी एनालॉजी आ रही है आईपीएल और स्टॉक मार्केट। तो बहुत ही दिलचस्प कंपैरिजन विन्नी ने हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विन्नी। और अब बात मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने की। 26 मई 2014 को आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल का आगाज किया और 9 साल पूरे हो गए। 9 साल पूरे होने पर आप देख सकते हैं कि बहुत सी चुनौतियां हुई। सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की, और इसके बाद जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बढ़ी, रूस यूक्रेन वॉर की बात सामने आई, और इन सब के बीच पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे डेंट लगना शुरू हुआ। भारतीय इकॉनमी भी इससे पीछे नहीं रही। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए इन 9 सालों में, उसकी एक तस्वीर आपके सामने हम पेश करेंगे कि कहां हमारी इकॉनमी एक बेहतर तस्वीर पेश कर रही है। तो ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसको हम अलग अलग तरीके से समझाने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सेंसेक्स जो है, मार्केट जो है, इन 9 सालों में कहां पहुंचा है। तो सेंसेक्स में 2014 से रिटर्न देखिए, सेंसेक्स में 159% का रिटर्न इन 9 सालों ने दिया है। इसके अलावा बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने 157% का रिटर्न दिया। अब कंपैरिजन देखिए, S&P का इसके मुकाबले 120% का रिटर्न, और इसके साथ बाकी हम बात करें, निकेई की बात कर लें, बाकी स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, उनकी बात भी अगर हम करें तो यहां पर नजर आता है। अब देखिए वो कंपनियां जो 15 मई 2014 से 25 मई 2023 यानी इस 9 सालों में जिन्होंने अपना मार्केट कैप बढ़ाया है। टीसीएस 4.3 लाख करोड़ था और इसका मार्केट कैप बढ़ के 12.1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.4 लाख करोड़ 15 मई 2014 को थी, और 2023 मई में यह 16.5 लाख करोड़ तक इसका मार्केट कैप बढ़ा। आईटीसी 2.9 लाख करोड़ मई 2014 में, और मई 2023 में इसका मार्केट कैप बढ़कर हो गया 5.4 लाख करोड़। एचडीएफसी बैंक 1.9 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप था
2014 मई में और 2023 मई में ये 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बनी। इन्फोसिस 1.9 लाख करोड़ मई 2014 और 2023 मई तक आते आते 5.4 लाख करोड़ तक इसका मार्केट कैप उछाल पाता है। एसबीआई 1.7 लाख करोड़ 15 मई 2014 में इसका मार्केट कैप था और अब ये 5.2 लाख करोड़ पहुंच चुका है। आईसीआईसीआई की बात करें तो यहां 1.6 लाख करोड़ मई 2014 में और 25 मई 2023 को ये 6.6 लाख करोड़ मार्केट कैप इसमें उछाला है। एचडीएफसी की बात करें 1.4 लाख करोड़ मई 2014 और 2023 मई में ये 4.9 लाख करोड़। तो ये पिक्चर जो है मार्केट कैप कंपनियों के उछाल की। अब जरा हम देखते हैं बाकी पहलुओं को भी। तो बाकी पहलुओं को देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो कि 2014 में 2.04% थी, वो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आई। 2022 में 6.8% तक पहुंची और अब तो प्रोजेक्शन आने वाले वक्त में FY23 की बात करें तो 7% या उससे ऊपर की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान आरबीआई ने जताया है। पूरी दुनिया मान रही है, IMF, वर्ल्ड बैंक सभी मान रहे हैं। अगले आंकड़े की तरफ अगर हम बढ़ें तो महंगाई दर जो मई 2013 में 8.42% थी, अप्रैल 2023 तक आते आते 4.7% पर आ गई। चुनौती हालांकि इन्फ्लेशन अभी भी बनी हुई है और बात करें तो आयात जो है तो 448 बिलियन डॉलर से बढ़ के 714 बिलियन डॉलर इन 9 सालों में पहुंचा है। और निर्यात की बात करें, चूंकि मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनते जा रहे हैं, तो ये भी 310 बिलियन डॉलर से बढ़कर 451 बिलियन डॉलर तक पहुंचा है। तो ये तस्वीर बयां करती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद जो हमारे आत्मनिर्भरता है, जो हम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और तमाम सरकार की पॉलिसी जिस ओर जा रही है, पीएलआई जिसमें बहुत बड़ा योगदान कर रही है, विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर आ रहा है, ये सभी स्वदेश की ग्रोथ स्टोरी को इन 9 सालों में बयां करते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।